Hi guys, welcome in our audit discussion. I am CA Kapil Goyal. In this video, we are going to discuss complete SA 700 series question bank. हम कहां तक के क्वेश्चन करने वाले हैं? जैन 2025 अटेम्प्ट तक के मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं. सिर्फ न्यू कोर्स के नहीं, नए कोर्स से पहले जो सीए कोर्स था उसके सारे रेलेवेंट क्वेश्चन भी आज हम इस क्लास में करने वाले हैं. ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, आप चाहो तो मल्टीपल टाइम देख सकते हो. साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जो अभी करंट क्वेश्चन बैंक आपके पास है, इस क्वेश्चन बैंक के अंदर मई 24 तक के क्वेश्चन अवेलेबल हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट CA India.org पे अवेलेबल है. इसके बाद वाले सारे क्वेश्चंस के लिए मैंने एक पीडीएफ है जो कि टेलीग्राम चैनल सीए इंटर ऑडिट नोट्स पे डाल रखी है, जिसमें सारे आरटीपी एमटीपी एग्जाम के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. तो आज सबसे पहले हम इस क्वेश्चन बैंक को करेंगे, उसके बाद पीडीएफ करेंगे जिसमें मई 24 के आगे के क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद जैन 2025 का एग्जाम का पेपर करेंगे. आई होप माई मैसेज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे क्वेश्चन बैंक की वीडियो देखने आए हो लेकिन आपका क्वेश्चन हो नहीं रहा, अब आप चाहते हो कि कोई मुझे 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट ऐसे 700 सीरीज रिवाइज करवा दे, तो हियर इट इज ए गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू. आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल पे जाना है. निवास भाई स्क्रीन लेकर आइएगा प्लीज. और आप यूट्यूब पर जाएंगे, मैं आपको डिटेल वीडियो दिखा रहा हूं 2 घंटे में सारे स्टैंडर्ड का है. आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट दिख रही है आपको, यहां पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी जो कि है सीए इंटर ऑडिट डेमो लेक्चर्स. रिवीजन वाली प्लेलिस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, डेमो लेक्चर्स ये रहा, सीए इंटर ऑडिट डेमो लेक्चर्स. इस पे क्लिक कीजिएगा और आपको बूस्टर के यहां पे 2 लेक्चर दिख रहे हैं, बूस्टर लेक्चर 1 और बूस्टर लेक्चर 2. बूस्टर लेक्चर 1 के अंदर मैंने कंप्लीट एसए 700 सीरीज 2 आवर 25 मिनट में आपको करवाई है. लेकिन ये लेक्चर 1 है बूस्टर का, तो हो सकता है शुरू के 25 मिनट आपके लिए रिलेवेंट. भाई इंट्रोडक्शन भी तो आया होगा ना, जब कोई नया कोर्स स्टार्ट होता है तो बहुत कुछ बताना पड़ता है, गाइडेंस देनी पड़ती है. ये उनके लिए है जो बच्चे फेल हो गए हैं और पास होना चाहते हैं, बूस्टर उनके लिए डिजाइन किया है मैंने. तो 20-25 मिनट हो सकता है गाइडेंस हो, 30 मिनट गाइडेंस हो, तो वो आप स्किप कर देना और सीधा अपना कंसेप्ट चालू करना ऐसे 700 सीरीज, और उसके बाद ये वाली वीडियो क्वेश्चन बैंक की वीडियो देख लीजिएगा. ठीक है बेटा, स्टार्ट करें. क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट मैंने अपडेटेड प्लेलिस्ट नहीं बना दी है, जो कि सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी. ये रही क्वेश्चन बैंक की वीडियो, सीए इंटर ऑडिट क्वेश्चन बैंक फॉर मई सितंबर 25 एंड जैन 26 अटेम्प्ट. इसमें वीडियो ऐड होती जाएगी. आप अगर पहले कवर करना चाहते हैं तो ये रही वो प्लेलिस्ट, सीए इंटर ऑडिट क्वेश्चन बैंक, केस बेस एमसीक्यू, आईसीआई स्टडी मटेरियल, सब कुछ है इस प्लेलिस्ट के अंदर. एवरीथिंग इज कवर्ड. दोबारा कर रहे हैं अब हम. चलो जी, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. रेडी हो बेटा? बोलो जय श्री राम. क्वेश्चन नंबर 1. The auditor report shall include a section जिसकी हेडिंग होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसे 200 explain the premise on the basis relating to the responsibility of management where appropriate those charged with governance on which an audit is conducted in accordance with essay. explain क्या लिखोगे बताओ? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में 3-4 रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पढ़कर आए हो, ऐसे नंबर. लेकिन देखो क्वेश्चन बच्चे को कंफ्यूज कर रहा है. यहां लिख रहा है ऑडिटर रिपोर्ट और यहां लिख रहा है ऐसे. अब जिन बच्चों ने डिटेल में नहीं पढ़ाई कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि 200 का क्वेश्चन है 700 का क्वेश्चन है. ये 700 का क्वेश्चन है, साफ साफ पूछ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी डिफाइन किए कहां पे? ऐसे 200 में. तो पूछ रहा है क्या क्या आएगी. भाई मैंने पहले ही बता दिया था आपको, 700 के अंदर जो कंटेंट है वो सारा कहां से निकल के आया है? 200 210 पीछे से निकल के आया है. तो आपको क्या बतानी है बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी. बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिमूव कर दें, मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगा बेटा, ठीक है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये वाला क्वेश्चन मैं भी आपको आखिरी में करवाऊंगा, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये. यहां से देखो 700 के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. पहला क्वेश्चन बेटा, इन ऑर्डर टू फॉर्म एन ओपिनियन. एक क्वेश्चन करवाना है बस मुझे पूरे क्वेश्चन बैंक में, बाकी सब आपको आता है. वो एक क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. इन ऑर्डर टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन एज रिक्वायर्ड बाय एसए 700, the auditor shall conclude as to whether the auditor has obtained reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Explain
The conclusion that the auditor shall take into account also explain the objective of auditor as per SA 700. बताओ भाई क्या क्या पूछ रहा है, हैंड रेस करके बताना कौन क्या पूछ रहा है। हाँ बता भाई। ऑब्जेक्टिव ठीक है। हाँ हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? फॉर्मिंग एन ओपिनियन, फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऐसे 700 का जो मैंने आई लव यू वाला क्वेश्चन करवाया था, याद है? और पहले ही लाइन में दे दिया है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखा जो कि मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला ही है, और फॉर्मिंग एन ओपिनियन काट दू बेटा। कीवर्ड आपको ढूंढना होगा क्वेश्चन में, ऐसे पता नहीं कितना रायता फैलाएगा कि आप पता नहीं क्या पूछ रहा है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दैट कीवर्ड, या तो लास्ट लाइन में क्लियरली पूछ लेगा, या यू हैव टू आइडेंटिफाई कीवर्ड और उसके बाद क्या लगा देना दिमाग पे, ताला चाबी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आखिरी में करवाऊंगा। 4 + 14 दोनों सेम क्वेश्चन है, लिख लो, ये मैं आखिरी में करवाऊंगा एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, when does an auditor issue unqualified opinion? अनक्वालिफाइड का मतलब अनमोडिफाइड। कौन से ऐसे का क्वेश्चन है? 700 या 705? 700। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप अनमोडिफाइड ओपिनियन कब देते हैं। कब देते हैं भाई साहब, जरा मेरे को ही बता दो, कब देते हैं? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और रेलेवेंट सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पूरी है, और आप ये भी बोल सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या कहता है देखिए, द ऑडिटर शैल form an opinion on whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with applicable FRF explain। कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है भाई? भाई कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? पॉइंट नहीं दिए मैंने जानबूझ के, सारे 3 ही पॉइंट दिए, 3 नंबर में आया है, मैं 8 पॉइंट क्यों लिखूं? तो तुम लोग चुप क्यों थे यार? क्लियर दिख रहा है, और क्या ढूंढेगा सरदार? चश्मा भी लगा रखा है तुम तो मेरी तरह, तो मैं रीड कर रहा हूं, सुन, काट दूं। 7th, G&N Associates are the statutory auditor of R Limited, a company engaged in the business of manufacturing of blankets. Oh, the auditor has completed the audit and it is in the process of forming an opinion on the financial statement for the year 22-23. CAL, the engagement partner, want to conclude that whether the financial statement are free from material misstatement, whether due to fraud or error. What should be considered to reach that कौन सा क्वेश्चन है ये? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग सर। फॉर्मिंग एन, अगला पढ़ो जरा, ये एमटीपी सितंबर 23 का क्वेश्चन था, और अभी रिसेंट का क्वेश्चन है अप्रैल 24 एमटीपी। पढ़ो जरा, खुद से पढ़ो। गर्ग साहब आखिरी में बात करना, नाम बदल दिया, समझ आया? आई लव यू क्यों लिखवाया था? समझ आया? रखू, हटा दो क्वेश्चन? देखो आपके मन में क्या फीलिंग होनी चाहिए क्वेश्चन बैंक करते टाइम, कि अगर मैंने मेन बुक को अच्छे से याद कर लिया और ये क्वेश्चन पेपर में आया, तो क्या मुझे क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? समझ आ गया, उड़ाओ, क्योंकि आंसर तो किताब से ले आएंगे। चलें आगे। यहां पे देखो, इसने ना थोड़ा आंसर थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में लिखा है, अगर आप देखोगे पॉइंट सारे सेम है, प्रेजेंटेशन अलग है इस आंसर में। यहां पे जैसे हमारी बुक में क्या किया हमने, फॉर्मिंग एन ओपिनियन के पॉइंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा, हाफ हाफ लाइन में। इसने ऐसे का नंबर साथ में लिखा, जैसे कि पहला पॉइंट आपका क्या है, यू हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उसके बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। तो क्या कह रहा है, द ऑडिटर कंक्लूजन इन अकॉर्डेंस विद एस 330, रिस्पॉन्स लगाकर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट लेना है। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, फॉर्मिंग एन ओपिनियन का इवैल्यूएशन ऑफ इंपैक्ट ऑफ मटेरियलिटी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, जो कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट और मिसस्टेटमेंट को डील करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, 450। तो इसने क्या लिखा, द ऑडिटर कंक्लूजन इन अकॉर्डेंस विद एस 450 व्हेन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल। और उसके बाद इसने 2 जनरल पॉइंट रखे, सारे पॉइंट नहीं लिए। ऑडिटर इवैल्यूएशन किसके लिए जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। ऑडिटर इवैल्यूएशन किसके लिए जी, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस। यही जो क्वेश्चन है मैनेजमेंट 22 तो नहीं है जजमेंट पे, यही वो क्वेश्चन नंबर 4 + 14 है
जिसपे इसी एक लाइन पे डिटेल क्वेश्चन बनाता है आईसीएआई, जो कि मैं आपको करवाऊंगा। तो आप इस क्वेश्चन को ना रिमूव मत करो। इस क्वेश्चन का आंसर अगर किसी बच्चे का एग्जाम में डिटेल में लिखने का मन हो, जैसे हमारी बुक में अगर आप देखोगे तो 6 7 8 पॉइंट वन लाइनर पॉइंट है, ठीक है। बट अगर ज्यादातर बच्चे ये नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में, आप सिर्फ बुक वाला भी लिखोगे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर किसी का मन है कि यार मैं लिख सकता हूं, मेरी राइटिंग स्किल्स बेटर है, तो मैं इसको रीड कैटेगरी में डाल रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन को। आर इंपॉर्टेंट नहीं लिखा मैंने, सिर्फ रीड कर सकते हो आंसर। चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। काट दूं? अब यहां डायरेक्ट दे दिए सारे पॉइंट, ठीक है। सर आपने इतने सारे बार बार क्यों दिए? ताकि आपको फील होए, समझ रहे हो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 9, द रिक्वायरमेंट ऑफ SS 700 एम्ड एट, ये ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन है बेटा, ये मैं आपको अलग से करवाऊंगा अभी। 9th क्वेश्चन, मैं अभी फालतू की चीजों पे ना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, पहले मेन क्वेश्चन कवर करेंगे। ये 9th क्वेश्चन ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन है। ये SS 700 का बेसिकली बता रहा है SS 700 की जरूरत क्या है, मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। एक 4 छोड़ा है, 9th छोड़ा है, लिख लेना एक बार बेटा, ठीक है। क्वेश्चन 10 पढ़िएगा प्लीज, ये भी 2021 का क्वेश्चन है, पढ़िए बेटा। हो गया मेरा तो। क्या चेंज कर रहा है? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। मार्क करवा के आए हैं, वहां पे मैंने शायद इंपोर्टेंट भी लिखवाया है, क्योंकि बाकी सब तो सेम था, हाँ या ना। तो 3 पॉइंट से तीनों पॉइंट आ गए। रखना है हटाना है? भाई मैं तो हटा रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल बोल रहे हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या चेंज होगा, जो कि आपकी बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है। लो जी, 11th क्वेश्चन। अभी आपको ये अपने आप को जज नहीं करना मुझे आंसर याद है या नहीं, अभी सिर्फ ये जज करना है मुझे क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। अभी तो आप रिवीजन करेंगे, लर्निंग करेंगे, उसके बाद आप आंसर लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, पढ़ लिया क्या आपने? मैं पढ़ लूं एक बार द फर्स्ट सेक्शन। अच्छा, एक बता रहा है ओपिनियन सेक्शन में एंटिटी आएगी, उसके अलावा बताओ कौन कौन से पॉइंट आएंगे। तो क्या पूछ रहा है, ओपिनियन सेक्शन में क्या क्या आएगा। बेटा आपको समझ आ रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है? मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो। क्वेश्चन बैंक कहां है आपका? है नहीं लाए? बचपन में जब आप स्कूल जाते थे ना, तो इतना बड़ा थैला अपने कमर पे लेके जाते थे कि कमर ऐसे झुक जाती थी। और अब जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो, जब कंधा वजन संभाल सकता है, आप बैग हल्का करते जा रहे हो। चलो बेटा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये खुद से रीड कर लेना बेटा, ठीक है। एक इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसने पता है क्या बता दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? ठीक है बेटा, आगे देखो। ये क्या क्वेश्चन है, क्या आएगा इसके अंदर? सब कुछ, सिर्फ हेडिंग हेडिंग डालना। अगला क्या कहता है, ये तो बेकार का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, द ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड ए सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग एन ओपिनियन सेक्शन विद द हेडिंग बेसिस ऑफ ओपिनियन। बताओ बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या क्या आएगा। तो ये हमने हमारे क्वेश्चन बैंक में पूरा ऐसे 700 कॉपी पेस्ट मार दिया, तो इसको आप काट लो, नहीं तो आपका समय खराब कर देगा ये क्वेश्चन, आया ना। 14 तो अभी हम करेंगे अलग से, मैं अलग से इसलिए करवाऊंगा, इसकी वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा, और हो सकता है शायद डली हुई भी हो। ये क्वेश्चन भी चैप्टर 1 वाला है, जो ऊपर मैंने छुड़वाया था ना, ये उसी के साथ है, उसी के साथ करेंगे। तो इसको भी लिख लो बेटा, जो अभी आपने लिस्ट बनाई है ना, 4 9 14 15। लो जी, ऐसे नंबर 701। क्वेश्चन क्या है, अभी ना मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे मार्क करवाऊंगा आपको कि आप पूरा स्टैंडर्ड बुक से छोड़ सकते हो, सारी कवरेज हो जाएगी। जैसे ऐसे 706 था,
उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, EOM कब जाएगा, OM कब जाएगा, उसके एग्जाम्पल और ड्राफ्टिंग। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे है तो यहीं से कर लेंगे, पेपर में ही पता चल जाएगा कैसे लिखना है, तो बुक से छोड़ देना चाहिए। लो जी, एक्सप्लेन क्लियरली द पर्पज ऑफ कैम। बहुत ही टफ क्वेश्चन आया है भाई पेपर में, ओह माय गॉड। 17th, कम्युनिकेटिंग कैम इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर। देखो खुद ही बता रहा है, कैम जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है किसका, डिस्क्लोजर का। रादर कम्युनिकेटिंग कैम इन ऑडिट रिपोर्ट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटर हैव अ फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज। अब बच्चा कहेगा पेपर क्वेश्चन में ही बता दिया कि सब्स्टिट्यूट नहीं है ओपिनियन का, सब्स्टिट्यूट नहीं है डिस्क्लोजर का, तो मैं क्या लिखूं, दोबारा लिख, दोबारा लिख चारों पॉइंट। समझ आया कि कैम सब्स्टिट्यूट नहीं है डिस्क्लोजर का, ओपिनियन का, ऐसे 570 का, और एक सेपरेट ओपिनियन नहीं है इंडिविजुअल। तो कभी कभी आपको लगेगा आधे से ज्यादा आंसर तो क्वेश्चन में ही है, एक्सप्लेन, प्लीज एक्सप्लेन। तो आपको पूरा कंसेप्ट वापस से एक्सप्लेन करना है। हटा दूं क्या? 18, Mr. A was appointed as the auditor of X Limited. Advise him about the consideration which Mr. A shall take into account while determining. था क्या? हटा दूं? रोमम, जजमेंटल एरिया और सिग्निफिकेंट इवेंट्स। ये वो क्वेश्चन था जो मैं बोल रहा था आपको बुक में नहीं है, यहां पे मिलेगा। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ, नहीं नहीं ये तो जनरल क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट। बताओ क्या फैक्टर होगा जिससे आप डिसाइड करोगे कि कौन सा ओपिनियन देना है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड परवेजिवनेस। लो जी, इसको आप रीड कर लेना, कुछ तो छोड़े एक आध क्वेश्चन तो। The decision regarding which type of modified opinion is appropriate depend upon, number one, the nature of matter giving rise to the modification, that whether the financial statement are materially misstated, or in case of inability to obtain audit evidence may be materially misstated, and the auditor judgment about the pervasiveness of the effect. उसके बाद हमने टेबल बना दी कब कौन सा ओपिनियन जाएगा। सर मैं टेबल ना बनाना चाहूं, मैं तीनों को एक्सप्लेन करना चाहूं तो कर दो। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एज पर एसए 705। मॉडिफाई कब करोगे ओपिनियन, कब करेंगे, जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और इनएबिलिटी है, ठीक है। और दूसरा सर्कमस्टांस व्हेन ए मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट ओपिनियन इज रिक्वायर्ड, ये तो सेम हो गया। ऑल्सो स्टेट फैक्टर्स फॉर मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम नहीं हो गया, सेम हो गया ना। पहले तो पूछा क्या, सरकमस्टांस बताओ कौन सा जाएगा, उसके बाद कैसे डिसाइड करोगे, तो वही मटेरियल मिसस्टेटमेंट और परवेजिवनेस के बेस पे डिसाइड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों मोर और लेस सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्हाट आर मॉडिफाइड रिपोर्ट। अब ये ओपिनियन मॉडिफाई की बात कर रहा है, रिपोर्ट, तो रिपोर्ट मॉडिफाई कितने रीजन से हो सकती है, दो रीजन से, एक जो ओपिनियन मॉडिफाई करे, एक जो ना करे, ठीक है। डिस्क्लोजर, डिस्कस डिस्क्लोजर पैटर्न व्हेन ऑडिटर इंक्लूड। अब ये देखो एक पूछ रहा है डिस्क्लोजर पैटर्न क्या, व्हेन टू इंक्लूड एन ईओएम पैराग्राफ। ईओएम पैराग्राफ को कैसे डिस्क्लोज करोगे, दो क्वेश्चन है एक में, तो देखो दो आंसर आएंगे। इसको इंपॉर्टेंट मार्क मत करना, ठीक है, इसको स्किप में डालेंगे हम। डिस्कस एनी 4 एग्जांपल ऑफ सर्कमस्टांस व्हेन ऑडिटर में कंसीडर इट टू इंक्लूड ईओएम पैराग्राफ। जो आखिरी वाला पोर्शन था वो दोबारा पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले हम रिपोर्ट मॉडिफाई कब करेंगे, मैटर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ऑडिट ओपिनियन, मैटर्स दैट डू अफेक्ट द और ईओएम, ओएम, क्वालिफाई, एडवर्स और डिस्क्लेमर, ठीक है। तो मॉडिफाइड रिपोर्ट दो तरह की हो सकती है। और ईओएम पैरा वाला जो क्वेश्चन है वो भी आगे आएगा, सेपरेट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आएगा, वहां करेंगे हम। तो यहां मैं आंसर अभी छुड़वा रहा हूं। तो ये वाला क्वेश्चन स्किप करना है, रखना है आपको सिर्फ इस चीज के लिए। लिख दोगे ना पेपर में, याद रहेगी ना ये बात, याद रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि ये बुक में नहीं है। बुक में मैंने इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया कि इन वजह से, मैं आर ही लिख देता हूं, ठीक है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 22, स्टेट द सर्कमस्टांस विच कुड लीड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग इन ऑडिट रिपोर्ट। मॉडिफाई कब जाएगी, डिस्क्लेमर कब जाएगी, एडवर्स कब जाएगी, क्वालिफाई। तो मॉडिफाई में तो क्या लिखोगे, सिर्फ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और इनएबिलिटी, इन तीनों में इनको एक्सप्लेन करोगे जैसा बुक में दिया हुआ है। उड़ा दूं, डिस्टिंग्विश करो बिटवीन एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन। तो दोनों को टेबल बना के डिस्टिंग्विश कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द ऑडिटर रिपोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी मॉडिफाइड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांस। सेम क्वेश्चन है, कब कब मॉडिफाई करोगे,
आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। एक वो जो आपके ओपिनियन इफेक्ट करे और एक वो जो आपके ओपिनियन इफेक्ट। ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट बता दिए थे, यहाँ पे तीनों चारों को एक्सप्लेन कर दिया। ये हटा दो, हम बुक से ही रीड करके एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 खुद से रीड कीजिएगा प्लीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले क्वेश्चन बैंक में ना ये सारे क्वेश्चन अब हटा देने चाहिए ओल्ड कोर्स के। आपको क्या लगता है? जस्ट एक स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि देखो न्यू कोर्स के क्वेश्चन क्वेश्चन है तो या रखें, क्या कहते हो? ठीक है, चलो जी एक बार इस क्वेश्चन को रीड करके बताओ, आपको आंसर समझ आएगा। ये अब आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आपने खुद करना है, आंसर नहीं देखना। पूरा पढ़ के बोलियो पाजी जो भी बोले। मैं भी रीड कर लेता हूँ साथ साथ। ठीक है, बताइए जी। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा, और आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इसमें ना दूसरे स्टैंडर्ड की लिंकिंग भी की हुई है, जो मैं अभी आपको करवाऊंगा ऐसे 220। देखिए यहाँ पे ना सिचुएशंस दी हुई है। क्या सिचुएशन दी है कि भाई मैं नेसेसरी सपोर्ट मांग रहा हूं, नहीं दे रहे। अकाउंट मैनेजर जो है मुझे कस्टमर्स का एड्रेस नहीं दे रहा जिनको मैं कंफर्मेशन दे दूं। रिवेन्यू की डिटेल सही नहीं है, कंप्लीट डिटेल नहीं है। सैंपल बेसिस पे एक्सपेंस चेक कर रहा हूं, बट वो मेरे को सैंपल नहीं दे रहे, एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे केस में मैं सीधा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन डाल दूं या आपको कुछ करना चाहिए? सर आपको नहीं लगता स्कोप लिमिटेशन का क्वेश्चन है? ये तो साफ पूछ रहा है कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। देखो ये क्या कह रहा है, क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन वुड बी इनएडिक्वेट, आप बताओ इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे। तो अभी आप डिस्क्लेमर पढ़कर आए हो तो आप सीधा डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर कर रहे हो, लेकिन मैंने आपको समझाया है ना कभी भी सीधा तलाक नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? सर ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हम मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करेंगे, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाकर देखेंगे। अभी एक चीज और करवानी है मुझे आपको, जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए जब हम ऑडिट ही नहीं कर पा रहे, तो हम ओपिनियन तक जाएं, विड्रॉ कर लो, हाँ या ना? विड्रॉ कर लो अगर लॉ एंड रेगुलेशन में अलाउड है तो, और अगर अलाउड नहीं है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो इसकी पूरी एक चेन आएगी जो कि अभी हम और डिटेल में करेंगे। अब इस आंसर को रीड करो। सर ये इन द गिवन केस हम रियल पेपर में भी सबसे पहले ही चिपका दे क्या? ये बता रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आप चाहो तो पहले प्रोविजन लिख सकते हो, फिर इन द गिवन केस लिख सकते हो। देखिए, इफ द ऑडिटर कंक्लूड, मैं जिस तरह से लिखना चाहिए उस तरह से रीड कर रहा हूं। इन द if the auditor conclude that the possible effect of the financial statement of undetected misstatement if any could be both material and pervasive, so that qualification of opinion would be inadequate to communicate the gravity of situation। क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया। ऑडिटर क्या करेगा भैया? नंबर वन, विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट व्हेन प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ, और ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तक जाए क्यों, ही छोड़ के ही चले जाओ अगर अलाउड है तो। दूसरा, if withdrawal for the audit before issuing the audit report is not practical or possible disclaim an opinion on the financial statement। अगर ऑडिटर विड्रॉ करता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, ये अभी हम आपको पढ़ाएंगे। उसमें आएगा कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, भाई मैं क्यों जा रहा हूं। साथ ही साथ इसमें 3-4 पॉइंट आएंगे जो कि यहाँ पे नहीं है आपके आंसर में, मैं बता देता हूँ, पूरे लिखिएगा। नंबर वन, मैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताऊंगा मैं जा रहा हूं। सर अभी तो बताया था दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। देखो पहले मैं उसके पास प्रॉब्लम लेके गया था, या तो उसने मेरा सॉल्यूशन कर दिया या नहीं किया। नहीं किया तो मैं सिचुएशन की ग्रेविटी देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं जी वी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू, इन रीजन की वजह से मैं छोड़कर। अब मैं दोबारा उसके पास जाऊंगा और उसे बताऊंगा भाई इन रीजन की वजह से मैं छोड़कर। साथ ही साथ मुझे देखना पड़ेगा जिन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट की थी, अपॉइंटमेंट कौन करता है बेटा ऑडिटर की? मेंबर्स। तो ये देखना पड़ेगा क्या उनको भी इन्फॉर्म करें, या साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें या। तो ये क्वेश्चन अभी हम आपको अलग से करवाएंगे, यहाँ पे समराइज्ड मैनर में सिंगल लाइन में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप रीड कर लें, आर का, आर कैटेगरी में डाल लो। ठीक है बेटा, समझा रखा है।
करवाया होगा कहीं, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेंगे। लो जी, क्वेश्चन नंबर 25 को रीड कीजिएगा। हो सकता है कहीं डिस्कस हो गया हो। क्वेश्चन रीड कर। क्या क्वेश्चन है? नहीं नहीं है, वैसा तो नहीं है। आखिरी लाइन पढ़ो, काइंड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट साफ साफ पूछ रहा है, वहां थोड़ी ना पूछा है ऑडिट रिपोर्ट, वहां तो पूछा है ऑडिट के एक्शन। देखो क्वेश्चन दोनों अलग है मेरे भाई। ऑडिटर प्रोसीड कैसे करेगा इस सिचुएशन में, तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा शुरू से लेकर। यहां पूछ रहा है ऑडिट रिपोर्ट में कौन सी रिपोर्ट जाएगी, कौन सी जाएगी, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कौन सी जाएगी? डिस्क्लेमर, मतलब इनएबिलिटी है क्या? ठीक है, तो आपने क्या बोला, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब जाती है वो बताया, ठीक है जी। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब जाएगा बताया, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके आपने सिंपल बता देना है इस एरिया में कौन सी ओपिनियन जाएगी, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। प्रोविजन बताना है, केस स्टडी है तो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद ओपिनियन देना है, ठीक है बेटा। तो रीड कैटेगरी में रखना है नहीं रखना है, आप ही डिसाइड करो। नहीं पक्का, एक बार तो रीड करना पूरा क्वेश्चन बैंक, एक बार तो रीड करना सेल्फ में, उसके बाद आप हटा लेना, ठीक है। ऐसे 706 पढ़िएगा। Define EOM para and how it should be disclosed in the independent auditor report. अगला, mention some example in circumstance where the auditor may consider it necessary to include EOM para. तो EOM para क्या है और EOM para कैसे इंक्लूड होगा? एक इंक्लूड करो पैराग्राफ सेपरेट सेक्शन के अंदर, उस पैराग्राफ में फाइनेंशियल में जो मैटर जहां पे आ रहा है वो रेफरेंस आएगा और बोलेंगे इस एरिया पे हमारी ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। काश ड्राफ्टिंग भी मांग लेता इसमें, चलो देखते हैं, किसी में हो सकता है मांगा हो आगे। अगला क्वेश्चन, डिफाइन ईओएम पैरा, व्हेन द ऑडिटर शैल इंक्लूड ईओएम पैरा, कब आप इंक्लूड करोगे, पर्पस भी आ गया। ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ ऑडिटर वुड इंक्लूड ईओएम पैरा, कैसे इंक्लूड करोगे। ऑब्जेक्टिव, तो देखो ये क्या कहता है, ईओएम पैरा आ गया, ईओएम पैरा कैसे डलेगा, ठीक है, उस मैटर पे आपका ओपिनियन मॉडिफाई नहीं है और आप की ऑडिट मैटर नहीं लेके जा रहे। और फिर सेम क्वेश्चन आ गया कि ईओएम पैरा इंक्लूड करते टाइम क्या देखेंगे, एग्जांपल नहीं पूछे इस बार इसने। कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें एग्जांपल भी पूछे हो, तो ये वाला क्वेश्चन आप रीड कीजिएगा पेपर में प्लीज। की ऑडिट मैटर के क्वेश्चन हो गए? अच्छा ठीक है, हो गए ना सारे। यार ये क्वेश्चन भी ना, अगर अभी नए क्वेश्चन में अगर एक ऐसा क्वेश्चन मिल गया मुझे जिसमें ये पूछेंगे कि ईओएम पैरा क्या है, उसको कैसे पैराग्राफ को एक्सप्लेन करोगे, सेपरेट सेक्शन में क्या क्या जाएगा और एग्जाम्पल, आखिरी में एग्जाम्पल, तो हम इसको रिमूव करके फिर पीडीएफ में वो क्वेश्चन मार्क करेंगे। चलो जी, लेट्स मूव टू द पीडीएफ। ये पीडीएफ कहां मिलेगी आप लोगों को बेटा, कोई बताएगा? ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मैंने आज वापस से शेयर की है। दो पीडीएफ शेयर की है, एक में मार्किंग है और एक में नहीं है। पीडीएफ का फर्स्ट पेज ये है, लेकिन अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा सीए इंटर पास्ट ईयर पेपर्स आईटीपी पेपर्स आईटीपी एंड एमटीपी टिल जैन 2025 अटेम्प्ट। लेट्स मूव टू द ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 14। लो जी, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं यार नए कोर्स में, तो मतलब लिटरली मेरे को ना बुक चेंज करनी पड़ेगी। प्लीज रीड कीजिएगा क्वेश्चन, अब आपको करने ये वाले क्वेश्चन। नहीं समझ आए तो फिर मैं हूं यहाँ पे। ओहो, मार्केट का क्या हुआ आज? मैं एग्जिट कर चुका हूँ कल। देखो भगवान ना अलग अलग फॉर्म में आप लोगों के साथ होता है, मैं बताता हूँ कैसे। आप रीड कर लो फिर, कल से पहले एग्जिट कर लिया था मैंने।
बेटा हो गया, मैं भी रीड कर लेता हूं। प्योर सर्विस लिमिटेड इज इनटू लिटिगेशन रिलेटिंग, ओ 501 501 501 का क्वेश्चन है, लिटिगेशन। पेपर में लग सकता है ना, पेपर में लग सकता है ना। पाजी ना आधा पढ़ के आंसर लिखता है ये। Initiated by industry regulator, the matter has reached jurisdiction high court, keeping in view uncertainty relating to fee. Oh 560 था, 560 560 था। Statutory of the company has decided to include, oh EOM पैरा डालना है। Briefly discuss the consideration to be taken care by statutory when EOM paragraph include, कब डालोगे, state any two example। तो इससे बेटर तो मैंने बुक में मार्क करवा दिया था। तो EOM पैरा क्या जाएगा, ठीक है वो आ गया, और यहाँ पे एग्जाम्पल आ गए। ठीक है बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको ये ईओएम पैराग्राफ के इस वाले क्वेश्चन की, डब्ल्यूपी। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा यार, टफेस्ट क्वेश्चन। When the auditor modify audit opinion, the auditor shall use heading qualified opinion, adverse opinion, disclaimer as appropriate. Briefly explain qualified, adverse, oh my god। चलो जी आगे, यही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में बालको। माँ कसम दिल तो ऐसा करता है जब तुम आके बोलते हो सर पेपर टफ आया था, और यहां बोल रहे हो डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, तो मन करता है खड़ा करके ना, जैसे बचपन में नहीं मारते थे बेटा हाथ नीचे। मैं भी तो अपने मन की, भाई मैं इतना पिट के आया हूं और मैं मार नहीं सकता, कितना बुरा लगता होगा। सोचो मैं भी अब डंडा लेके आता तेल में पिला के बढ़िया सा, खड़ा हो हाथ आगे कर। भाई साहब इतना तोड़ा है ना हमारे टीचर ने, आज भी याद आते ही कमर में दर्द हो जाता है। आप लोगों को मारा है स्कूल में? सच्ची तुम भाग्यशाली हो भाई। नहीं भाई हमको मारते नहीं थे, बाप से ज्यादा टीचर ने मारा है। आप लोगों को पता है पहले मारते थे स्कूल में, या आप जेंजी हो आप लोगों को नहीं पता? पता है ना, मारा है आपके स्कूल में, अलाउड था है? सल एक सेकेंड, सरकारी में मारते हैं अभी भी? और मेरे को सबसे अच्छा पता है क्या लगता था, मान लो हम मुर्गा बने हुए हैं, 2 घंटे से मुर्गा बना रखा है हमको 10th क्लास में, उसके बाद टीचर आता था कोनी से कमर में मारता था, क्या खड़ा हो जा। मैंने कहा जी खड़े हो गए, बस क्या जा वो नीम का पेड़ लगा है, मैंने कहा हाँ जी, उससे टहनी तोड़ के ला। अब हम पिटने के लिए खुद ही टहनी तोड़ के ला रहे हैं। हम बोलते थे भाई पतली मत तोड़ियो नहीं तो तेज लगे, फिर टहनी तोड़ के ला रहे हैं, और फिर कह रहे हैं गुरुजी प्लीज छोड़ दो आज आज, और फिर गुरुजी भैया अपनी वाइफ का पूरा गुस्सा। भाई जो मारते थे लिटरली यार, मतलब। और हम पता है क्या डरते थे, ये पापा को ना बता दे, मम्मी को ना बता दे, क्योंकि वो लोग टीचर को कंप्लेन नहीं करेंगे, वो डबल और मारेंगे। भाई अलग ही लेवल के पेरेंट्स थे पहले। आप लोग पिटते हो पेरेंट्स से? यार मेरी बेटी तो अलग ही लेवल पे है। एक दिन टेरेस पे मंकीज आ गए होम टाउन में, मैंने कहा नीचे जाओ नीचे जाओ, कह रही नहीं नहीं देखेंगे देखेंगे। तो वो आशु नहीं जा रही थी, तो मैंने उसको ऐसे हल्का सा स्लैप कर दिया, मैंने कहा जाओ समझ नहीं आ रहा, और मैं भूल गया इस बात को। पता नहीं कभी क्या डिस्कशन चल रहा था, मैंने कहा नहीं नहीं मैंने तो कभी अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाया। अरे रहने दो आप। तुरंत इंसल्ट मेरी, याद दिलवाऊं आपने मेरे को मारा था, इतनी तेज मारा था, और पहले वापस खाओ, वापस दो, मार दी उसने तुरंत, कह रहे बाप अब ठीक है। तो भाई आजकल के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा इमोशनल है आज के, मेरे को जो लगता है। लो जी, सीए आयुष पढ़ो has recently qualified and joined a CA firm. On going through various audit report, he observed that different phrases were used to। भाई ये क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ना जजमेंट मांग रहा है, आंसर मत देखना भाई, तुम्हें तुम्हारी कसम, विद्या की कसम, अगर आंसर देखो तो। बचपन में हम ऐसे ही करते थे। भाई क्वेश्चन ना ईमानदारी से सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना। मतलब ऐसे ना पेपर में अच्छे क्वेश्चन तो पूछता है, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, नए क्वेश्चन आएंगे पेपर में।
CA Ayush has recently qualified and joined a CA firm. चूजा है मतलब, नहीं चूजा नहीं है, अब तो मुर्गा बन गया. On going through various audit report, वो रीड कर रहा है अपनी नॉलेज के लिए. He observed that different phrases were used to express an unmodified opinion. भाई unmodified opinion के लिए वो अलग अलग फ्रेज यूज हुए हैं अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट में. On inquiry with the senior, अब वो तो नया नया है, चूजा था, नया नया है. He got to know that all those phrases can be regarded as being equivalent. कह रहा है भाई unmodified opinion में कोई भी phrase यूज हो सकता है, ये दोनों equal हैं, बराबर हैं. Which phrase are appropriate and which phrase are inappropriate while drafting an unmodified opinion? तो बेटा आप बताओ, क्या ये क्वेश्चन पेपर में कहीं नहीं था इससे पहले, आज से पहले? जिस दिन पेपर में आया उसमें नया आया और बच्चों ने पकड़ लिया, वही नया क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है ये बताओ? अनमोडिफाइड ओपिनियन के फ्रेजेस बताने आपको. कौन से दो फ्रेज थे? एक में प्रिवेंट फेयर था, एक में प्रेजेंट फेयरली था. बस ये क्वेश्चन का आंसर था. इसके अलावा आप ये नहीं बोल सकते कुछ भी उल्टा सीधा. तो इसने एक लाइन आईसीआई ने अलग से दी है जो कि प्रोनाउंसमेंट से आई है. क्या? ये तो हो गया अनमोडिफाइड ओपिनियन. कह रहा है इनएप्रोप्रिएट फ्रेजेस क्या हैं. ये किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि प्रोनाउंसमेंट्स मैंने किसी दिन आपको बताया प्रोनाउंसमेंट ऑफ क्या होता है. वहां पे छोटी छोटी बारीक गाइडेंस दी हुई है, तो हम सब तो पढ़ ही नहीं सकते. इन इनएप्रोप्रिएट फ्रेजेस में क्या कह रहा है? इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू यूज फ्रेज सच एज with the foregoing explanation, subject to, in relation to the opinion, and these suggest as a conditional opinion or weakening or modifying of opinion. तो आप ना inappropriate phrases को अपनी बुक में ऐड कर सकते हो कहीं पे भी, जहां पे भी आपको स्पेस है. ऐसे 700 में देखो कहीं स्पेस है, कहीं पे भी स्पेस है आप वहां लिख लो एड. जहां पे बल्कि ओपिनियन दिया है ना पाजी, मेरे को देना एक बार किताब. जो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बाद जो हमने ओपिनियन पढ़ाई थी, पेज नंबर 14.3. मैं यहीं दिखाता हूं, पेज नंबर 14.3 मैं बता रहा हूं. हाँ 3.2 में, 14.3 में आपने ओपिनियन देखा था. नीचे चला गया क्या? नहीं नहीं ये नहीं कह रहा मैं. यहां पे स्टार लगा लो, या यहां पे अगर आपने स्पेस छोड़ा है थोड़ा बहुत, अगर है तो यहां लिख लो इनएप्रोप्रिएट फ्रेजेस. ठीक है, और क्वेश्चन बैंक से मार्क कर लो कौन सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4C या क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ऑफ पीडीएफ सितंबर 24 एग्जाम क्वेश्चन, लास्ट पैराग्राफ. जैसे भी आप जो भी लिखना चाहो देख लो, और अभी लिखना चाहो अभी लिख लो. मैंने बेटा दोनों चीजें दी है. अगर आप सितंबर 24 का पेपर निकालोगे, सजेस्टेड आंसर निकालोगे, तो उसमें क्वेश्चन 4C है. इस पीडीएफ में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 112 पे, सितंबर 24. बेटा आप ये भी लिख लो क्वेश्चन 3 ऑफ पीडीएफ, क्वेश्चन 3 ऑफ पीडीएफ, पेज नंबर 112. ठीक है. कह रहे कि क्या क्या यूज नहीं करोगे अनमोडिफाइड में, कि फोर गोइंग, सब्जेक्ट टू, मॉडिफाइड, ये सब दूसरी ओपिनियन में यूज हो सकते हैं कहीं पे. अनमोडिफाइड में इस तरह के कोई भी वर्ड यूज नहीं हो. आप कुछ और भी लिख दो. नहीं लिख सकते भाई, ये वही तो बोल रहा है, अनमोडिफाइड ओपिनियन में कोई भी दूसरे फ्रेजेस यूज नहीं होंगे. हाँ हाँ, खत्म, बस यही थे. अब चलते हैं बेटा कहां पे? जैन 25 के एग्जाम पे. अभी क्वेश्चन 4 डिस्कस करना है, 4 और 14. देखना बेटा कहीं दिखे तो.
पढ़ो बेटा। जैन 25 का एग्जाम का क्वेश्चन है, प्लीज रीड करके बताओ, मेरे को तो नहीं समझ आएगा शायद। एंड इट वाज द टफेस्ट पेपर। हाँ जी, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का सेक्शन बताना पड़ेगा आपको, उसमें क्या चेंज आएंगे। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है कि एलिमेंट में क्या क्या चेंज आएगा। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे आधे नंबर स्कोर करेंगे जो क्वेश्चन को अधूरा पढ़ेंगे। वो ये तो बता देंगे बेसिस ओपिनियन में क्या क्या चेंज आएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, वो पता नहीं एंड देखना भूल जाएंगे शायद। बेटा एलिमेंट बताओ क्या क्या चेंज होगा। ओपिनियन की जगह क्या हो जाएगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये चेंज हो जाएंगे। की ऑडिट मैटर पैराग्राफ नहीं आएगा, ये भी आपने लिखना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट यहां पे और आते। देखो आईसीआई क्वेश्चन अच्छे बना रहा है, आपको बस तसल्ली से क्वेश्चन रीड करके आंसर लिखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है पेपर में। और नहीं है क्या? एक क्वेश्चन हो रहा है, शायद मैंने छोड़ दिया हो। नहीं नहीं, मेन क्वेश्चन है यार, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो सी। देखो ये क्वेश्चन इस तरह का था कि शायद किसी को कंफ्यूज कर दे। ये दो चार, मैंने बोला ना 2-4 क्वेश्चन तो आए हैं टफ, जो बच्चों को, जिसकी वजह से पूरा पेपर खराब हुआ है। बताओ जी। क्वेश्चन अच्छा है नो डाउट, शुरू में तो बच्चा कहेगा पता नहीं चल क्या रहा है। एक लिटिगेशन है जो कि चल रही है, कंपनी ने उसको डिस्क्लोज कर दिया है फाइनेंशियल में, हाँ या ना? कोई दिक्कत यहां तक नहीं। हम हमारी ऑडिट रिपोर्ट फाइनल कर रहे हैं, तो क्वेश्चन यहीं तक समझ आ जाना चाहिए कि अब ऑडिट रिपोर्ट का है। कह रहे आप ड्राफ्ट कर रहे हो ऑडिट रिपोर्ट और आप इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डालना चाहते हो, तो कहां क्या करोगे बता दो, रिपोर्ट में कहां आएगा, ऑन हाउ टू रिपोर्ट द मैटर इन ऑडिट रिपोर्ट। देखो अब यहां पे आपका जजमेंट लगेगा। कहीं क्वेश्चन ने ये बोला कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है? नहीं ना। कहीं क्वेश्चन ने ये बोला कि ये बहुत ही बड़ा मैटर है? नहीं। नहीं ना। तो आप यहां पे कंफ्यूज हो सकते हो कि ये कैम में जाएगा या फिर ई, या फिर ईओएम में जाएगा। क्या लिखोगे? दोनों। क्या लिखोगे? आपको कैम भी बताना पड़ेगा, ईओएम भी बताना पड़ेगा, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कंक्लूजन देना पड़ेगा। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो कैम और इंपॉर्टेंट है तो ईओएम। आज आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, पेपर में ना समझ आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन समझने के लिए माइंड स्टेबल होना, माइंड का शांत होना, क्वेश्चन की रीडिंग स्लो होना, तीनों ही इंपॉर्टेंट है।
वो चीजें शायद मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, वो आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि शांत रहना होगा, कूल रहना होगा, कि हो जाएगा, डोंट वरी। ये क्वेश्चन इतना, यही क्वेश्चन टफ था? लग रहा है टफ? नहीं लग रहा ना? नहीं लग रहा ना, क्योंकि आपने कूल होके पढ़ा है क्वेश्चन को, बिल्कुल ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ा है। तो समझो हमारा माइंड कितना इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अगर हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गए ना, तो हम इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे पूछ क्या रहा है। बस जी, दो ही क्वेश्चन थे। आपका जैन 25 तक का ऑडिट रिपोर्ट के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। अब मैं आपको बेटा जो एक क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वा दिया है वहां पे, एक या दो क्वेश्चन जो भी छुड़वाए हैं वो देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 14, ये क्वेश्चन अच्छे से समझना, ये एक लाइन पे पूरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रीड करेंगे सबसे पहले, ठीक है? इसको इंपॉर्टेंट बाद में मार्क कर लीजिएगा, मैं एक बार हटा रहा हूं इसको। लो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर, क्वेश्चन बैंक से बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 14 रीड करते हैं। द ऑडिटर shall evaluate whether the financial statement are prepared in accordance with the requirement of applicable FRF। भाई एक ऑडिटर को चेक करना होता है क्या फाइनेंशियल एफआरएफ के हिसाब से बने या नहीं बने। दिस इवैल्यूएशन shall include a consideration of the qualitative aspect of the entity accounting practice। कह रहे आपको ये चेक करने के लिए कि फाइनेंशियल एज पर एफआरएफ बने या नहीं बने, आपको एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को चेक करना पड़ता है कि कंपनी की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, इंक्लूडिंग इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल बाइस इन मैनेजमेंट जजमेंट। आपको यह भी देखना होगा जहां पे मैनेजमेंट जजमेंट लग रही है, बहुत सारे एरियाज हम पढ़ कर आए हैं, कहां कहीं वहां पे ऐसा कोई इंडिकेटर तो नहीं है जहां पे आपको क्या लगे, बाइसनेस लगे कि मैनेजमेंट भाई क्या है, बाइस्ड है यहां पे, यस और नो। उसके बाद क्या कहता है, एडवाइज करो अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिस, कि क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्या देखोगे आप, इंक्लूडिंग इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल बाइस इन मैनेजमेंट जजमेंट। आप इंडिकेटर्स बताओ कब कब आपको ऐसा लग सकता है कि पॉसिबल बाइसनेस है जजमेंट के अंदर, बाइसनेस आपको कब लग सकती है। देखो बेटा, सबसे पहली बात, बाइसनेस कब लग सकती है मुझे, मैं मैनेजमेंट के पास 10 मिसस्टेटमेंट लेकर गया, मैनेजमेंट कहती है कपिल साहब 5 मिसस्टेटमेंट को हम ठीक कर देंगे, बाकी 5 को ठीक। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों, इसका मतलब कहीं ना कहीं बाइसनेस है। मैं इवैल्यूएट करता हूं, वो 5 उन मिसस्टेटमेंट को ठीक कर रही होती है जिससे फाइनेंशियल में प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिससे उसको फायदा हो रहा है। वो उन 5 मिसस्टेटमेंट को ठीक नहीं कर रही है जिससे उसको नुकसान हो रहा है, जिससे फाइनेंशियल पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। हाँ या ना, बाइसनेस है या नहीं है? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली यहां से रीड करवा रहा हूं कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब जजमेंट कहां कहां लगती है, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, और फिर इंडिकेटर्स देखिएगा। और ये फॉर्मिंग एन ओपिनियन जो आपका क्वेश्चन है ना, उसमें एक पॉइंट है, इवैल्यूएट द जजमेंट बाय मैनेजमेंट, उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन है। देखिए, इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर, the auditor shall evaluate whether the financial statement are prepared in accordance with applicable FRF। क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया। The evaluation shall include consideration of qualitative aspect of the entity accounting practice including indicator of possible bias। पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गया भाई, पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ। यहां से आता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिस में क्या होता है। सबसे पहले सर क्वालिटेटिव प्रैक्टिस में आएगा, मैनेजमेंट बहुत सारी क्या लगाती है, जजमेंट लगाती है। नंबर 1, मैनेजमेंट मेक्स ए नंबर ऑफ जजमेंट अबाउट द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस और नो। तो मैनेजमेंट क्या लगाती है, बहुत सारी जजमेंट लगाती है। एसेट 260 कंटेन ए डिस्कशन ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस। किसी को याद है एसेट 260 का नाम क्या है? कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स टू दोस चार्ज विद। ऐसे 260 में सब कुछ दिया हुआ है कि आप दोस चार्ज विद गवर्नेंस से जजमेंटल एरिया, एस्टिमेट्स एरिया, अकाउंटिंग पॉलिसीज, एफआरएफ सब डिस्कस करोगे। तो यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसे 260 की लिंकिंग ले रहा है
कि भैया मैनेजमेंट बहुत सारी जजमेंट लगाती है, और ऐसे 260 में हमने आपको बताया है कि इन सारी जजमेंट को आपको डिस्कस करना है, और कंटेन डिस्कशन ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ऐसे 260 में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिंक कर दिया। तीसरा, इन कंसीडरिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिस, जो अकाउंटिंग में जजमेंटल एरियाज है जहां पे मैनेजमेंट जजमेंट लगा रही है, द ऑडिटर मे बिकम अवेयर ऑफ पॉसिबल बाइस इन मैनेजमेंट जजमेंट। जब आप उन जजमेंट को, उन एरिया को चेक करोगे तो ऐसा हो सकता है आपको क्या दिखे, पॉसिबल बाइसनेस दिखे मैनेजमेंट की जजमेंट पे। ऑडिटर हो सकता है जब मेरे को पॉसिबल बाइसनेस दिखे, समझना मेरी बात ध्यान से, फील करना, जब मैं पॉसिबल बाइसनेस देखूं मैनेजमेंट की जजमेंट में, तो मुझे ऐसा हो सकता है दिखे कि मैनेजमेंट न्यूट्रल नहीं है, मैनेजमेंट न्यूट्रल नहीं है। तो अगली लाइन देखिए क्या कहता है, जब मेरे को ऐसा अवेयरनेस आ रही है, पहला पॉइंट क्या कहता है, देखो बेटा समझ लेते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्या कहता है, मैनेजमेंट बहुत सारी जजमेंट लगाती है अमाउंट एंड डिस्क्लोजर के लिए, ऐसे 260 में बोलता है कि भैया ये सब आपको डिस्कस करना है। तीसरा कहता है जब आप इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को चेक करोगे ना, हो सकता है ऑडिटर अवेयर हो किसके बारे में, बाइसनेस के बारे में मैनेजमेंट जजमेंट में। अगर ऐसा होता है, अब मैं अवेयर हुआ हूं, कुछ ना कुछ और चेकिंग करूंगा, तो फाइनली मैं कंक्लूड करता हूं, द ऑडिटर मे कंक्लूड दैट द लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। अब बच्चा कहता है सर ये न्यूट्रलिटी क्या है, अरे न्यूट्रल से बड़ा है वर्ड क्या, न्यूट्रलिटी। भाई मुझे लैक, लैक मतलब कमी नजर आ रही है किसकी, न्यूट्रल, भाई मैनेजमेंट यहाँ पे न्यूट्रल, लैक ऑफ न्यूट्रलिटी टुगेदर विद अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटेरियल मिसस्टेटेड, कि मैनेजमेंट भैया यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट को वो ठीक नहीं कर रही, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है जिसकी वजह से फाइनेंशियल में क्या हो सकती है, मटेरियल मिस्टेक। अब इसके इंडिकेटर्स बताए हैं। इंडिकेटर बेटे ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ऐसे 540 डील करता है इसके साथ, ये फाइनल में है, लेकिन आईसीआई इतना नालायक है, क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया। क्या कहता है देखिए कि इंडिकेटर क्या है, लैक ऑफ न्यूट्रलिटी के। अरे सर लैक ऑफ न्यूट्रलिटी क्वेश्चन में तो क्या बोल रहा था, मैनेजमेंट जजमेंट। तो देखो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, पॉसिबल बाइस इन मैनेजमेंट जजमेंट, क्वेश्चन आ सकता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वेश्चन आ सकता है लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। आंसर को भी एज ए क्वेश्चन बना सकता है। इंडिकेटर ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी क्या कहता है भैया, सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट ब्रॉट टू मैनेजमेंट अटेंशन ड्यूरिंग द ऑडिट। भाई वो सारी करेक्शन नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, तो भैया मुझे पता चलेगा कि आप यहाँ पे न्यूट्रल नहीं हो। दूसरा क्या कहता है, पॉसिबल मैनेजमेंट बाइसनेस इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। भैया आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से बढ़ा रहे हो, डब्ल्यूडीवी चेंज कर रहे हो, तो बाइसनेस है आपकी जजमेंट के अंदर, और ऐसे 540 बताएगा पॉसिबल बाइसनेस इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल बाइस, ये एक लाइन जनरल लाइन है, इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बाइस। देखिए बेटा मुझे 10 मिसस्टेटमेंट मिली, मैनेजमेंट कहता है मैं 6 सही करूंगा 4 नहीं करूंगा, तो मैं बोल दूं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, हो सकता है मैनेजमेंट सही हो, हाँ या ना। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सेलेक्टिव करेक्शन कर रही है, आपको कहीं बाइसनेस नजर आ रही है तो आप ये कंक्लूड ही कर दो कि मैनेजमेंट गलत है। उसके लिए पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, चेकिंग करनी पड़ेगी, फिर एविडेंस लेके कंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से कंक्लूजन दे रहा है लास्ट पार्ट में। इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बाइस, डू नोट, इंडिकेटर है अगर सिर्फ, सिर्फ इंडिकेटर को हम क्या नहीं बोलेंगे, मिसस्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंटिंग। भाई इंडिकेटर है तो चेक तो करो, हाँ या ना, हाँ या ना। दिस में हाउएवर अफेक्ट द ऑडिटर इवैल्यूएशन, ये मेरे इवैल्यूएशन एनटीई को चेंज करेगा, हाँ या ना। कंट्रोल एनवायरनमेंट खराब है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि कंपनी खराब है, फाइनेंशियल बेकार है, मुझे एनटीई बढ़ाना पड़ेगा। कंट्रोल एनवायरनमेंट सही भी है तो भी मैं ये नहीं बोल सकता सब सही है, तब भी मेरे को चेकिंग करनी पड़ेगी। तो लैक, कोई इंडिकेटर मिल रहा है, इंडिकेटर के बेस पे कंक्लूड नहीं कर सकता, इवैल्यूएशन को इंपैक्ट कर सकता हूं। They may however affect the auditor evaluation of whether the financial statement as a whole are free from material misstatement। समझ आया बेटा क्वेश्चन 4, ये आपको याद करना है, एज इट इज नहीं करना होता, कीवर्ड के हिसाब से लर्न करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, रिसेंटली आया तो नहीं ना। देखो ये क्वेश्चन कब आया था, ओल्ड कोर्स में 19 में, तब ये सिलेबस का पार्ट था 540, ये न्यू कोर्स में हटाए हैं स्टैंडर्ड्स। अब 14 देखना कब का है, पता चले मैं ऐसे ही जबरदस्ती मेहनत कर रहा हूं।
देखना नालायक आईसीआई न्यू स्टडी मटेरियल पढ़ो जी। क्वेश्चन खुद पढ़ेंगे। The auditor shall evaluate whether the financial statements are prepared in accordance with applicable FRF. This evaluation shall include a consideration of qualitative aspect. Keyword क्या है? Qualitative aspect of the entity accounting practice, including indicator of possible bias in management judgment. Advise about qualitative aspect of entity accounting practice, including indicator of possible bias. As it is copy paste question है बेटा। अब B part और पढ़ो जरा study material का। In qualitative in considering the qualitative aspect. अब इसने ऊपर वाली लाइनें छोड़ दी। The entity accounting practice, the auditor may become aware of possible bias in management judgment. The auditor may conclude that lack of neutrality. देखो अब इसने एक बार नीचे आंसर से उठा लिया। The auditor may conclude that lack of neutrality together with uncorrected misstatement cause the financial statement to be materially misstated. Explain and analyze indicator of lack of neutrality with example wherever required. तो बेटा आपको ये पूरा क्वेश्चन का आंसर ही हमेशा पेपर में लिखना है, चाहे वो कुछ भी पूछे आंसर में। ठीक है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन 4 का आंसर याद कर लेना, इसको आप चाहो तो रिमूव कर देना। यहां पे एग्जांपल में एक एडिशनल एग्जांपल कवर किया है, अगर आप देखो तो इंडिकेटर ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी में एग्जांपल थोड़े से एक्स्ट्रा हैं। सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट है, तो इसने एग्जांपल दे दिया सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट कैसे हो सकता है। कह रहा है सिर्फ उन मिसस्टेटमेंट को ठीक कर रहा है जिनमें मैनेजमेंट को क्या है, फायदा है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल के अंदर। पॉसिबल मैनेजमेंट बाइस इन मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो एक एग्जांपल नया है यहाँ पे, तो आप ये वाला आंसर रीड कर लेना, ऊपर वाला कट कर दो 14th, ये वाला रीड कर लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल एक्स्ट्रा है। अब आगे बढ़े, टाइम हो गया, कोई बात नहीं बेटा, 2 मिनट का भी काम नहीं है मेरे पास। चलो मैं आगे नहीं बढ़ता हूं, मैं मार्क करवा देता हूं ताकि क्वेश्चन बाद में कवर हो जाए। चैप्टर नंबर 1 में आओ मेरे साथ, मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा अभी। चैप्टर 1 में आपको एक कंसेप्ट करवाना है, बॉक्स वाला पार्ट रीड कीजिएगा। द ऑडिटर कंडक्टिंग ऑडिट should take care to ensure that financial statement would not mislead. भाई आप जब अपना ऑडिट करेंगे ना, एग्जीक्यूशन करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल किसी को भी मिसलीड ना करे। तो इसको करने के लिए कि फाइनेंशियल मिसलीड ना करे, आप क्या इंश्योर करोगे, ऑडिटर क्या इंश्योर। तो बेटा ये एग्जीक्यूशन के टाइम की बात हो रही है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करोगे ना, तो मेक श्योर करना फाइनेंशियल मिसलीड ना करे। तो मुझे मतलब कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा ना, तो कहता है आप ना इंश्योर कर लेना क्या जी, नंबर 1 जो अकाउंट्स बने हैं वो एंट्रीज से बने हैं, हाँ या ना। द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी अकाउंट बने हैं, जो भी लेजर बनाए, जो भी ट्रायल बैलेंस बनाए, वो रेलेवेंट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट से बनाए। मैंने कहा जी ठीक है, और कोई भी ध्यान रखना है, कह रहा हाँ जो एंट्री है उसके लिए क्या होना चाहिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट। ऐसे थोड़े ना कोई भी एंट्री पास कर दोगे। आपके अकाउंट्स, पहले क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड ना करे, उस चीज के लिए कुछ इंश्योर कर लेना। मैंने कहा क्या इंश्योर करूं, कहता है जो अकाउंट्स है वो एंट्रीज से बने। मैंने कहा ठीक है जी, और कुछ जो एंट्रीज है उसके प्रॉपर क्या होने चाहिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। मैंने कहा ठीक है। आगे कह रहे जो एंट्रीज हैं वो कोई मिसिंग भी नहीं होनी चाहिए, कोई एंट्री ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट जो है वो इनकम्प्लीट है। नन ऑफ द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन ओमिटेड। तो एंट्री पे चल रहा है ना सब कुछ, अकाउंट्स एंट्री से बनना चाहिए, एंट्री का बुक्स ऑफ अकाउंट होना चाहिए, एंट्री में कोई भी ओमिटेड नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है, और कुछ, तो ये अकाउंट्स की एंट्री की बात हो गई। कह रहे जितनी भी टर्म्स आप यूज करोगे ना फाइनेंशियल के अंदर, इंफॉर्मेशन वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगियस होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं डाल दोगे जो गलत है। जो शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है, जो एफआरएफ की रिक्वायरमेंट है, वो सारी टर्म्स आप यूज करोगे, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। सर ये अनएम्बिगियस वर्ड तो नहीं होगा, छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो बेटा मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं, 3 पॉइंट किस पे थे, एंट्री पे, फिर 1 पॉइंट किसका था, फाइनेंशियल की इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल बन गए एंट्री से। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली क्लासिफाई, डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोज इन कन्फर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो फाइनेंशियल बनेंगे वो किसके हिसाब से बनेंगे,
एएस के हिसाब से बनेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दे बेटा, एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ रिजल्ट एंड एसेट एंड लायबिलिटी। अगला पॉइंट क्या था, ट्रू एंड फेयर दे। तो क्वेश्चन समझ लो, सिर्फ एक बार दोबारा करेंगे, एक बार बस अभी ऑडिट रिपोर्ट के साथ लिंक करके दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे मेरे को पता है पेपर में गलतियां कर देते हैं। क्वेश्चन पेपर में आएगा कि जब आप ऑडिट करोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। तो बेटा कीवर्ड क्या है, पेपर में ना ये वर्ड आपको मिलेगा क्वेश्चन में, कौन सा, कि भाई जब ऑडिट, ये क्वेश्चन ना अलग अलग तरीके की केस स्टडी में आएगा कि आप ओपिनियन देने वाले हो, ये करने वाले हो, वो करने वाले हो, आपको मेक श्योर करना है फाइनेंशियल शुड नॉट मिसलीड। लेकिन ओपिनियन 3-4 बार डाल देगा, आपका दिमाग ना ऐसे ऐसे करेगा, यार ओपिनियन दे रहा हूं मैं, क्या इंश्योर करूं, हाँ ऐसे 700 आई लव यू फॉर्मिंग एन ओपिनियन। अब वो आंसर लिख दोगे, नंबर कट जाएंगे। मिसलीड के टाइम पे आपको मेक श्योर करना है कि फाइनेंशियल सही बने हो, फाइनेंशियल के अकाउंट एंट्री से बने हो, एंट्री के सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो, कोई एंट्री मिसिंग ना हो, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर एंड अम्बिगियस हो। उसके बाद कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉपरली क्लासिफाइड हो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट गिवे ट्रू एंड फेयर व्यू। क्लियर है बेटा, क्लियर है यहां तक। तो आप ना अपनी मॉड्यूल 1 के फर्स्ट पेज पे ही, कोई आगे ब्लैंक पेज है दिखा बेटा, मॉड्यूल 1 है किसी, नहीं है, 2 पे लिख लो, मॉड्यूल 2 पे लिख लो, दिखा बेटा 2 पे जैसे ही हम ओपन करते हैं, यहां पे इंडेक्स दिया हुआ है ना बेटा, ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हर जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको आगे ही लिखवा देता हूं। यहीं लिख दो आप इंडेक्स के नीचे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी, कीवर्ड लिख रहा हूं, फाइनेंशियल शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी, रेफर चैप्टर 1 आंसर, फॉर्म एन ओपिनियन, रेफर ऑडिट रिपोर्ट आंसर। क्योंकि पेपर में आ गया शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी, तुम फॉर्मिंग एन ओपिनियन के पॉइंट दे दोगे, याद होते हुए भी नंबर कट जाएंगे। अरे यार कहां गया, एक और क्वेश्चन, ये अभी दूसरे चैप्टर में आएगा तो ये भी लिखवाऊंगा मैं। ये 3 क्वेश्चन है, बड़े बच्चों को लगता है एक ही है। व्हाट कंस्टिट्यूट ए ट्रू एंड फेयर व्यू। भाई ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है, मतलब सब कुछ सही है, एसेट सही है, लायबिलिटी सही है, एक्सपेंस सही है, इनकम सही है, कोई भी ओवर वैल्यू नहीं है, कोई भी अंडर वैल्यू नहीं है, कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं है, यस और नो। तो कह रहे ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है, is the matter of auditor judgment in the particular circumstance of case in order to ensure true and fair view। कीवर्ड क्या आ रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर हैज टू रिव्यू सर्टेन पॉइंट, भाई सब कुछ सही है आपके लिए, कुछ देखना पड़ेगा, मेंशन एनी सच 5 पॉइंट। अब देखो इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करने के लिए क्या देखोगे, तो आप बोलो जी ट्रू एंड फेयर व्यू को इंश्योर करने में हम देखेंगे कोई एसेट अंडर वैल्यू नहीं है, ओवर वैल्यू नहीं है, कोई ओमिटेड नहीं है, किसी एसेट पे जो भी चार्ज है प्रॉपरली डिस्क्लोज है, लायबिलिटी ओमिटेड नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस सही है, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है, बेसिकली जनरल बात है। तो तीसरा क्वेश्चन ये लिख लो, ट्रू एंड फेयर व्यू में रिव्यू पॉइंट्स, रेफर क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि बच्चों को लग सकता है यार फॉर्मिंग एन ओपिनियन के पॉइंट लिखने हैं या नॉट मिसलीड वाले पॉइंट लिखने हैं, हाँ बेटा, हाँ लिख सकते हो। ट्रू एंड फेयर व्यू कब आएंगे, तो आप ये लिख सकते हो मिसलीड ना करें, मिसलीड कब ना करें, जब एसेट सारी सही है, लायबिलिटी सारी सही है, डिस्क्लोजर सही है, अकाउंटिंग पॉलिसी सही है, बात खत्म। तो उसने एग्जांपल दिया ना, 5 पॉइंट मांग रहा है वो आपसे, मिसलीड ना करे तो 5 पॉइंट तो देने पड़ेंगे ना, कब कब मिसलीड ना करे, यस और नो। तो एक इंडेक्स में लिख लो ट्रू एंड फेयर व्यू के रिव्यू पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 10.2। और ऑडिट रिपोर्ट में देखो मैंने वो क्वेश्चन डाला है बकायदा इंटेंशनल। बेटा कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था एक हमने, नाइन नहीं 15, मुझे याद है मैंने डाला था यार, हाँ पढ़ो, ये जानबूझ के इंटेंशनली ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर में क्वेश्चन डाला हुआ है, चैप्टर ये चैप्टर 1 में भी है, देख लो बेटा। अब बताओ काट दो या नहीं काट दो, क्लियर है ना, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये, क्लियर है बेटा। यस
100%। अब एक क्वेश्चन और छुड़वाया था, बताना बेटा। 9 क्वेश्चन जनरल है, समझा देता हूं, सेल्फ रीड करना। ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो पहले, आप बताओ कि अगर ये क्वेश्चन आज के पेपर में आ जाए तो आप कुछ समझ पाओ क्या। द रिक्वायरमेंट ऑफ एस 700, जो कि क्या देता है, ओपिनियन फ्रेम करने की बात करता है। एम एट एड्रेसिंग एन एप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द नीड फॉर कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी इन ऑडिट रिपोर्ट ग्लोबली एक्सप्लेन। नहीं समझ आया ना? ये बोल रहा है कि जो एस 700 है उसका एक एम है, उसका एक पर्पज है। देखो मैंने पहले आपको बताया सारे स्टैंडर्ड हमारे इंडिया के हैं, बाहर के हैं, ग्लोबल है, इंटरनेशनल है। तो एस 700 का पर्पज ये है कि जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट हम आपको देना वो कंसिस्टेंट रहे, वो सेम रहे। उससे फायदा क्या होगा सर? उससे कोई भी बंदा जो ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ेगा उसे पता होगा कहां पे कौन सी इंफॉर्मेशन है। तो रीडेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो जाएगी, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाएगी, चाहे इंडिया में पढ़े चाहे अमेरिका में पढ़े। अब आप इसे रीड कर लेना। तो उसका पर्पज यही है कि सब कुछ कंसिस्टेंट रहे, सेम रहे, ताकि कोई भी उसे रीड कर सके। सेल्फ रीड करके रिमूव कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ऑल डन बेटा? चलो जी, इसी के साथ हमारा पूरा हुआ क्वेश्चन बैंक फॉर योर मई 25, सितंबर 25 और जैन 26 अटेम्प्ट। अगर आपका अटेम्प्ट जैन 26 में है तो आपको मई 25 की आईटीपी एमटीपी पेपर एग्जाम का, सितंबर 25 का आईटीपी एमटीपी एग्जाम का पेपर और जैन 26 की आईटीपी एमटीपी एडिशनली कवर करनी है। हालांकि मैं यूट्यूब पे सब करवाता रहूंगा, जस्ट बोलने के लिए बोल रहा हूं। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, मजा आया बेटा जी।